बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज से हम अपनी केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे। 9th क्लास केमिस्ट्री लाहौर बोर्ड। हमारा चैप्टर नंबर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। सबसे देखें पहले व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ हमारे पास है, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या हो गया कि उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जाएगा। दूसरा कंपोजिशन मतलब किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसका, इन तमाम चीज़ों के बारे में। इसके अलावा केमिकल चेंजेस, जो भी मैटर में किसी किस्म की भी केमिकल चेंजेस हो रही हों और वो लॉज और प्रिंसिपल जो कि उनको गवर्न करते हैं इन चेंजेस को, उनके बारे में पढ़ते हैं। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस. It also deals with the physical and the chemical changes in the matter and the laws and the principle which govern these changes. कि जो चेंजेस उसके अंदर हो रही हैं उसको पढ़ते हैं कि वो उनको गवर्न मतलब कंट्रोल करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना केमिस्ट्री में क्यों चेंज हो रही हैं। केमिस्ट्री जो है ये बहुत ही वास्ट जो है वो नॉलेज है। हम अगर कहें कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री हम एक ही में रख के पढ़ लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए, अपनी आसानी के लिए केमिस्ट्री को हमने फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेज में जो है वो आगे डिवाइड कर लिया है ताकि हम जो है वो फोकस कर सकें मुकम्मल तौर पर इसकी स्टडी के ऊपर। फर्स्ट वन देखें फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये ऐसी ब्रांच है जो कि सब्सटेंसेस के फिजिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ द फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्न आवर वर्ल्ड। के जो फिजिकल बेसिक लॉज हैं वो हमारे जो है ना कैसी हमारी इस वर्ल्ड के ऊपर जो है वो करते हैं और जो जो इफेक्ट करते हैं और जो उनको गवर्न कर रही होती हैं, चेंजेस वगैरह कंट्रोल कर रही होती हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में जो केमिस्ट्री है इसमें इन कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम इसको किसी एक ब्रांच में रख के नहीं पढ़ सकते। तो लिहाजा हमने क्या किया कि केमिस्ट्री को दो बेसिक ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कि हम कार्बन के अलावा बाकी तमाम, कार्बन नहीं होगा इसमें, कार्बन के अलावा, ठीक है। सो कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन। कार्बन नहीं होगा या किसी में थोड़ा बहुत ऐसा कि हो सके, उनकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाए, तो वो जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। So an inorganic substance can be composed of metal, non-metal, mixture, salts, acid, base, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बन, नो कार्बन, या फिर with very less little कार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, जैसा कि इनऑर्गेनिक था तो ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक में था विद नो कार्बन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ओनली कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, इट इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा जाता है, वो जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। So it is a branch of the chemistry that deals with the carbon compounds, hydrocarbon derivatives and their simple salts like carbonates, bicarbonate oxide and carbonates, ठीक है। और बाकी वही वाला है कि इसमें हम जो पढ़ते हैं क्या, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट देखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है कि ये बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की जिसमें कि हम केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना जो है उसके बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी प्लेनेट पे हो रहा है। इसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं ऐसे सोर्सेज, रिएक्शन, इफेक्ट्स वगैरह सारे, और केमिकल स्पीशीज जो एयर में पाई जाती हैं, तमाम चीज़ें सॉइल में, वाटर में, यानी कि हमने पूरे अपने इन्वायरमेंट को पढ़ लेना है इसमें। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं ऐसी ब्रांच जिसमें एनालिसिस किया जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का।
एनालिसिस का मतलब होता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और फिर उनके माइक्रो लेवल पे भी, छोटे छोटे लेवल के ऊपर भी उनके बारे में स्टडी किया जाए कि उन चीज़ों को अलहदा करना, आइडेंटिफिकेशन करना, कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये पेज ही ले लें, ठीक है, तो इसका एनालिसिस किया जाएगा कि इसके अंदर जो है वो वुड कितनी है, वाटर कितना है, बाकी और भी जो जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं, ठीक है, तो वो पूरा एनालिसिस किया जाएगा जिसमें वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री, बायो स्टैंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड केमिस्ट्री स्टैंड फॉर केमिकल चेंजेस। सो ऐसी साइंस की वो ब्रांच जो है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा जाए, केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा जाए, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बड़े केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल है, डाइजेशन भी इसी की एक एग्जांपल है। आप खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, खाना हजम हो जाता है, ये केमिकल चेंज है। हम जो है ना वो ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट उनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, माइपेज, लाइपेज, ट्राइपेज, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, और भी बड़ा कुछ आ रहा है, वो खुराक को हजम कर रहा है, HCl आ रहा है, ये सारी चीज़ें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जाता है। इसके अलावा भी सारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अलावा भी सारा, ठीक है ना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी केमिकल चीज़ें आ जाएंगी, जो भी केमिस्ट्री होगी वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाएगी। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ एटम होता है वो न्यूक्लियस होता है। ये छोटी 7th और 8th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि सेंटर ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो इस ऐसी ब्रांच जिसमें कि हम वो न्यूक्लियस और उसके सेंटर उसके बारे में पढ़ते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। ये इसका ताल्लुक रेडियो एक्टिविटी से भी होता है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के साथ भी होता है, और न्यूक्लियाई का एटम के साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। बाकी इसका बहुत रोल है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको डायग्नोज करने में, ट्रीटमेंट करने में जो है ना वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का काम होता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री किसे कहते हैं? पॉली कहते हैं मैनी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो पॉलीमर केमिस्ट्री क्या हो गई कि जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो होंगे और उन्होंने एक दूसरे के साथ लिंक किया होगा और वो एक लंबी सीरीज बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स टाइप ना बड़े बड़े जो है ना वो बना रहे होते हैं, वो उसमें पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। ये भी बेसिकली प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो कहते हैं छोटे लेवल पे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल, पॉलीमर्स मिसाल के तौर पर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC वगैरह, ये जो पॉलीथीन शॉपिंग बैग जो होते हैं ये पॉलीथीन, ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ये प्लास्टिक की टाइप्स होती हैं, ये बड़े लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाकी जो है वो प्रोटीन, सेलुलोज वगैरह, जो लकड़ी के अंदर जो पाया जाता है सेलुलोज, वो प्रोटीन, उसका जो स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड जो है ना, ये इन तमाम चीज़ों के बारे में जिसमें पढ़ा जाएगा वो। जियो केमिस्ट्री, जियो स्टैंड फॉर अर्थ एंड केमिस्ट्री स्टैंड फॉर केमिकल चेंजेस। सो ऐसे में जो केमिकल कंपोजिशन है अर्थ की उसके बारे में, और वो रिसोर्सेज, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ों के बारे में जिसमें पढ़ा जाएगा वो जियो केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब इसमें से कुछ जो है ना वो मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये सारा एक ही ब्रांच में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखें मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम एक केमिस्ट जो है वो डिज़ाइन करता है मेडिसिन को, ड्रग को, ठीक है। तो ये जो ड्रग फॉर्मेशन यानी कि जो मेडिसिन बनती हैं इनकी एक ब्रांच अलग है कि इसके अंदर कितनी मिकदार में क्या चीज़ डालनी है, वो सल्फ़र डालना है या जो भी इसके अंदर केमिकल, इसका फार्मूला जो सॉल्ट होगा केमिकल, वो कितनी मिकदार में, कितने मिलीग्राम, माइक्रोग्राम में जो जो चीज़ें डालेंगी, ये सारा उसी में पढ़ा जाएगा। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रो मतलब आपको पता है हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेस के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में कहता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द आयन रिकरिंग इन द स्पेस एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी अबेंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड द आयन्स इन द यूनिवर्स, के ऊपर एटम्स, आयन्स वगैरह हमारे पूरे कायनात के अंदर जितने भी पाए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। टॉपिक 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर आपको पता है कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड एक्सर्ट सम वेट, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाती है। असल में मैटर जो है
इसकी 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, पढ़ी हुई हैं आपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो आपने 3 स्टेजेस पढ़ी हुई हैं। एक जो है वो प्लाज्मा स्टेट भी होती है, ठीक है। अब ये जो 3 स्टेज होती हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है, जो तीनों हमें अपने अब देख सकते हैं, वो वाटर है। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो कि तीनों फिजिकल स्टेट्स में हमारे पास पाया जाता है। सॉलिड में ये आइस में पाया जाता है, लिक्विड में ये वाटर में पाया जाता है, गैस में ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में पाया जाता है। सो जो सॉलिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं, बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होने की वजह से एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब करीब, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं इनके आपस में, जिसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। वो उसकी टाइप्स हैं, वो नहीं बस इंटरमॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की इसको मॉलिक्यूल, आपस में जो मॉलिक्यूल्स को खींचने की ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये एक स्पेसिफिक शेप बना के रहते हैं। लिक्विड में जो होती है, लिक्विड में कंपैरेटिवली जो है वो इसकी निस्बत मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसलिए इनकी कोई स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं, स्पेसिफिक कोई शेप नहीं होती। आपने इसको इस बीकर में डाला है, बीकर की शेप हो जाएगी, ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप हो जाएगी, जो शेप में डालेंगे उसकी हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। गैसेज में जो है ना वो बिल्कुल ही फ्री स्पेसेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये मॉलिक्यूल इसको, ये मॉलिक्यूल इसको, ये तकरीबन ना होने के बराबर ही होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत कम है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, और इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसके लिए स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसलिए इसका स्पेसिफिक शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम स्पेसिफिक है। आप एक गिलास पानी लें, उसको ग्लास में अगर रखेंगे फिर भी उतना ही रहेगा, ज़मीन पे गिरा देंगे फिर भी उतना ही रहेगा, लेकिन गैस का ऐसा नहीं है। आप गैस जो है जितनी मिकदार में अगर हम उसके 2 मॉलिक्यूल भी ले लेंगे तो वो फिर भी पूरे कमरे में फैल जाएंगे, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका नहीं होता। प्लाज्मा उसकी फोर्थ स्टेट होती है जब वो एक आयनिक स्टेट में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। हाई टेम्परेचर प्रेशर में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और मॉलिक्यूल्स बाहर बम्प कर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जिसको कि प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए 1.3 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट किसे कहते हैं कि हमारे पास मैटर किसे कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी चीज़ है वो मैटर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में, एलिमेंट में, कंपाउंड में, मिक्सचर, 3 टाइप में पाई जाती है। सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर सब्सटेंस है, और एक जैसे सारे एटम होंगे, और इसको हम मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई केमिकल रिएक्शन कर ले, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। यही एलिमेंट जो है वो 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाई जाती है। सॉलिड में मेटल की फॉर्म में भी पाई जा सकती है, ठीक है। लिक्विड में ये और भी किसी मेटलाइड या किसी दूसरी फॉर्म में पाई जा सकती है। गैसीय स्टेट में जो है ना वो ये गैसेस, नोबल गैसेस वगैरह या किसी और टाइप में पाई जा सकती है। बहरहाल ये तीनों फॉर्म में जो है ना वो पाई जाती हैं, कुछ सॉलिड में, कुछ लिक्विड में, कुछ गैसेस में पाई जाती हैं। यहाँ से देखें, element is the simplest form of matter. It is a pure substance containing same kind of atoms. It cannot be broken down into simplest substances by ordinary chemical reactions. हम इसको furthermore मजीद इसमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। कंपाउंड जो है ये भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स है वो केमिकली तौर पे मिलते हैं, यानी 2 या 2 से पहले आ गया एलिमेंट, एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास, प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, प्योर फॉर्म में आ गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी में से तीनों टाइप में आ गए। जो कंपाउंड होते हैं ये जो हैं वो एक होते तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट मिलते हैं केमिकली तब बनते हैं, और इनकी फिक्स रेशो होगी, हमेशा फिक्स रेशो। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं वाटर, पानी, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन मिलते हैं एक ऑक्सीजन के साथ। अब जब भी पानी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। हमेशा जब भी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो वाटर ही बनना है, ठीक है। तो ये उनकी फिक्स रेशो है। आप वो पानी आप जो है वो बारिश का ले लें, वो आप समंदर से ले लें, वो आप किसी तालाब से ले लें, किसी नहर से ले लें, जहाँ से मर्जी लें, पानी का फार्मूला H2O ही है, इट्स अ कंपाउंड, फिक्स रेशो। और उनको फिर अलहदा भी बड़ी मुश्किल से किया जाता है,
उनको हम आसानी से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़े, ठीक है। कार्बन के साथ भी हो सकते हैं, विदाउट कार्बन भी हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन वो केमिकली तौर पर मिले हुए होंगे और एक ख़ास रेशो के साथ मिले होंगे। तीसरा आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलें, इस तरीके से मिलें कि वो फिज़िकली तौर पे, केमिकली तौर पे तो ना मिलें लेकिन फिज़िकली तौर पे मिलें। ऐसे फिज़िकली तौर पे मिलने का क्या मतलब है कि उनको आप सेपरेट कर सकें, ठीक है। मिक्सचर जो है उसको सेपरेट किया जा सके। कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मीन, आम हालत में नहीं कर सकते, हमें उसके लिए केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं, आम हालत में उसको नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड मिक्सचर्स को हम इजीली कर सकते हैं, या आम हालत में भी हम उनको कर सकते हैं, वो हो सकते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। तो लिहाजा जो प्योर सब्सटेंस हो गए चीज़ें, वो क्या हो गई, एलिमेंट। जब एलिमेंट केमिकली तौर पर मिले तो कंपाउंड, जब एलिमेंट फिजिकली तौर पर मिले तो वो मिक्सचर हो जाते हैं। अब उनको अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैंड के अंदर सैंड लें, सैंड के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दें, पानी रेत के अंदर नमक को अच्छे तरीके से मिला दें, अब हम इनको अलग कर सकते हैं। आप पानी लें, पानी के अंदर जो है वो उसको हल करें, हल करेंगे तो नमक सारे का सारा हल हो जाएगा, जबकि रेत हल नहीं होगी। आप फिल्टर पेपर लें, फिल्टर करें, फिल्टर करने से रेत जो है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, उसको खुश कर दें, जो बाकी पानी बचा, ठीक है, वो सोल्यूशन, अब उसको गर्म करें, गर्म करने से वो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट बाकी बच जाएगा, आपके पास रेत अलग होगी, पानी अलग हो गया, आपने इसको अलग कर दिया। ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, क्योंकि दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर अगर आपके पास आ जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस उन्होंने मिलकर तो लिक्विड बनाया हुआ है, आप नहीं बना सकते, नई चीज़ नहीं बनती है इसमें कोई। दूसरा ये होता है कि मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स मैनी, ठीक है। होमोजीनियस किसे कहते हैं, ऐसा मिक्सचर जो कि एक ही फेज में पाया जाए, यानी कि जो आपको देखने में एक ही दिखाई दे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मिल्क वगैरह, ये सारे जो हैं वो आपको इसमें अलग-अलग चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप देखें उसके अंदर प्रोटीन है, फैट है, और भी वाटर और बड़ा कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ जो हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। अगर आप रेत लेते हैं, सैंड लेते हैं, उसके अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, जितना मर्जी मिक्स कर लें, आपको रेत अलग नज़र आएगी, आपको जो है वो सॉल्ट अलग नज़र आएगा, सैंड अलग नज़र आएगी। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो एक से ज़्यादा फेज़ में पाया जा रहा है। लेकिन अगर एक ही फेज़ में आप पानी लें, पानी के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लें, नमक को हल कर रहे हैं, आपको कहीं पे नमक नज़र नहीं आएगा। पानी के अंदर चीनी को हल करें, कहीं नज़र नहीं आएगी। जो सिंगल फेज़ में पाया जाए, आपको एक ही शक्ल, एक ही फेज़ नज़र आ रही हो उसको, वो जो है वो होमोजीनियस होता है। जो एक से ज़्यादा फेज़ में पाया जाए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस, एलोट्रोपिक फॉर्म किसे कहते हैं, अगर कोई भी एक जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा टाइप में पाया जाए, इस तरीके से वो एग्जिस्ट करे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम हो, लेकिन फिजिकली तौर पे वो डिफरेंट हो जाए, वो एलोट्रोपिक फॉर्म है। और इस प्रोसेस को एलोट्रोपिक कहते हैं, यानी कि वो फिजिकली तौर पे तो डिफरेंट हो, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम हो। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो कार्बन है, ठीक है। कार्बन जो है, अब उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। मिसाल के तौर पर कार्बन देख लें, कार्बन जो है ये डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ग्रेफाइट, डायमंड, बकीबॉल्स जिसको कहते हैं, और ग्रेफाइट हो गया, ये तीनों जो है ना, ये सब कार्बन की टाइप्स हैं। ग्रेफाइट भी, डायमंड भी, और बकीबॉल्स भी, और कार्बन भी, कार्बन ब्लैक भी, चारकोल भी, ये सारे कार्बन के टाइप्स हैं। अब ये सब का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी सारी। लाइक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी टच है और बड़ा अच्छा कंडक्टर है, बड़ा अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। और दूसरी तरफ डायमंड, ये भी कार्बन ही है, ठीक है, लेकिन इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती इसकी। इसी तरीके से जो है वो पेंसिलों के सिक्के बनाने के लिए ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है, बैटरियों के टर्मिनल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शॉर्ट कि जब एक से ज़्यादा इस तरीके से पाया जाए कोई भी एक एलिमेंट कि वो फिजिकली तौर पर तो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। अब देखने में कोयला ये भी कार्बन है,
और जो डायमंड है ये भी कार्बन है, दोनों सेम है। बस क्या है कि उनके फार्मूला थोड़े से केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गए, फार्मूला चेंज हो गए, तो एक अच्छा कंडक्टर बन गया, दूसरा अच्छा कंडक्टर नहीं बना, है दोनों कार्बन। एक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया, एक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। सो ये जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाती है, कि जब एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाए इस तरीके से कि फिजिकली तौर पर टोटली डिफरेंट, केमिकली तौर पर बिल्कुल सेम, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारे सेम करेंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके यूजेज, वो सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। एक अच्छा कंडक्टर है तो दूसरा अच्छा कंडक्टर नहीं है, एक का मेल्टिंग पॉइंट लो है, दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो वो होगा वही, लेकिन इसी चीज़ को जो है ना वो एलोट्रॉपी कहते हैं, और इस फॉर्म को एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। एलिमेंट किसे कहते हैं कि ये एक प्योर सब्सटेंस होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, बिल्कुल प्योर होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। कंपाउंड किसे कहते हैं कि ये बिल्कुल प्योर है, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली तौर पे मिलते हैं, तो क्या बन गया कंपाउंड। अब दो या दो से ज़्यादा जो है वो अगर फिजिकली तौर पे मिलेंगे तो वो बन जाएगा मिक्सचर। कंपाउंड प्योर है, मिक्सचर इम्प्योर है। ऐसे ही एलिमेंट देखें, कहता है अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सिंग टुगेदर इन द रेशियो इज कॉल्ड अ मिक्सचर। और कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड, अ सैंपल ऑफ मिक्सचर मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट कंपाउंड। वो इन्होंने दोनों में एक ही लिख दिया है बुक में, नए वाले जो होगा एडिशन उसमें आपने एलिमेंट की वैसे भी डेफिनेशन पीछे की माना है, हमने पढ़ ली हुई है। एलिमेंट का दूसरा क्या है कि एलिमेंट को पॉसिबल ही नहीं होता कि हम ब्रेक डाउन कर सकें, ये मैंने शुरू में कह दिया था, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं होता। जबकि कंपाउंड्स में क्या कहते हैं, वो केमिकली तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं, फिक्स रेशियो से मिलते हैं, जैसे कि H2O की मैंने एग्जांपल पहले दे दी थी, ठीक है, तो 1:8 इसी से मिलेंगे। जबकि मिक्सचर जो होता है वो इसमें अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। अब अगर हम वाटर की मिसाल लेते हैं H2O, ठीक है, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों गैसों ने मिलकर क्या बना दिया, लिक्विड। दो गैसेस ने मिलकर लिक्विड बना दिया, एक नई चीज़ बन गई, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूट थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं किया, जबकि मिक्सचर में वो रिटेन करते हैं। अगर आपने सॉल्ट और सैंड को मिक्स किया तो सॉल्ट सॉल्ट ही रहेगा, सैंड सैंड ही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी उसके अंदर, लेकिन कंपाउंड में वो चेंज हो जाती होती हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम इट रिप्रेजेंटेड अ सिंबल, फॉर एग्जांपल Ca, कैल्शियम वगैरह, ये सारे जो है ना वो एलिमेंट वो आगे जाके आपने पढ़ने हैं, ठीक है, कि मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गई और नोबल गैसेज हो गई, ये सारे के सारे उनका हर एक अलग सिंपल सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है, वो पीरियोडिक टेबल में आ जाएगा। कंपाउंड में जो है ना, कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, लेकिन और वो ये प्रोसेसेस काफ़ी लंबे मुश्किल होते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे बहुत ही मुश्किल होते हैं, मिसाल के तौर पर वाटर की मिसाल ही ले लें, वाटर जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, अब इसमें से वापस निकालना हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस और बड़े प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, फिर हो जाएगा, लेकिन वो भी कुछ उसमें से एनर्जी कंजर्वेशन कुछ ज़ाया हो जाएगा। लेकिन जो मिक्सचर है इसको आसानी से अलग कर सकते हैं, मैंने आपको पीछे एग्जांपल दे दी, पानी के अंदर नमक को हल करके हम दोनों चीज़ों को, पानी और नमक को अलग कर लेंगे, गर्म करें, वाटर वेपोरेट कर जाएगा, उसको कंडेंसेशन से आप अलग कर सकते हैं, और सॉल्ट आपके पास अलग आ जाएगा, जो बाकी बच जाएगा तो अलग किया जा सकता है। इसके अलावा गैशियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, जितनी भी गैशियस होती हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके साथ मिसाल के तौर पर O2, Cl2, N2, ये तमाम की तमाम जो हैं वो नियॉन, एक्सियन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी की सारी जो है ना वो गैसेस जो भी होंगी वो पाई जाएंगी इंडिपेंडेंट फॉर्म में। और कहते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट विच दे आर फॉर्म्ड, ठीक है, जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है कंपाउंड वो उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। मिसाल वाटर की ही ज़हन में रखें, गैस ने मिलकर बना दिया लिक्विड, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं
वो केमिकली बाउंड नहीं होते, इसलिए अपनी प्रॉपर्टीज़ वो लूज़ नहीं करते, सॉलिड सॉलिड रहता है, सेम सेम ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आती उनके अंदर। नेक्स्ट देखें सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अब इसके लिए ये चीज़ समझ लें कि एक चीज़ होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहते हैं जो ज़्यादा मिकदार में होता है, और सॉल्यूट कहते हैं जो कम मिकदार में होता है। अगर आप पानी के अंदर नमक को हल करते हैं, वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, तो ज़्यादा मिकदार में क्या है? वाटर, तो ये सॉल्वेंट है। जो कम मिकदार में वो क्या है? सॉल्यूट है। अगर आप वाटर के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट हो गया। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट पहले समझ लें। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कि वो ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो होमोजीनियस जो है ना वो सॉल्वेंट के अंदर आ जाए, सॉल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर होमोजीनियस फेज में आ जाए। अब सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में, सॉल्यूट कम मिकदार में, और वो होमोजीनियस फेज में आ जाए, तो वो सॉल्यूशन है। जैसे पानी के अंदर नमक को हल कर दिया, पानी सॉल्वेंट हो गया, नमक जो है वो सॉल्यूट हो गया, और अगर उसको मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा नमक दरमियान में साइड पे, तो ये जो है वो एक सॉल्यूशन कहलाएगा। सो सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड, मुकम्मल तौर पे वो होमोजीनियस फेज में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, कहते हैं एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि हल करना सोडियम क्लोराइड नमक का और कॉपर सल्फेट पानी के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कभी भी उसके अंदर हमें अपनी आंख से, अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते, वो चीज़ जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट वन, कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन इसे ऐसे कहते हैं कि अगर आपके पास जो है वो आपको नेकेड आई से तो नज़र नहीं आ रहे, यानी अपनी आंख से नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन जैसे उसके अंदर से लाइट पास की जाती है तो लाइट के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको जो है ना वो सस्पेंडेड नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पूरे कमरे में अंधेरा हो और सिर्फ एक वेंटिलेटर रोशनदान से रोशनी अंदर आ रही होती है, और अगर हम उसके अंदर गौर से देखें तो आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स उसके से सस्पेंडेड जो है वो गर्दो गुबार के और वो उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन हो जाएगा कि जब वो लाइट पास करे तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से और उसमें जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाती है। जबकि सस्पेंशन जो है वो नेकेड आई से भी नज़र आती है, यानी आप अपनी आंख से देख सकते हैं, वो सस्पेंशन है, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके अंदर तैरते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर पानी लें, पानी के अंदर आप मट्टी को हल करें, मिक्स करते जाएं, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, उसको पड़ा रहने दें, थोड़ी देर के बाद सारी की सारी मट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सस्पेंशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स आपको अपनी आंख से दिखाई देते हैं। जिसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे वो सॉल्यूशन, जिसमें से लाइट पास करने के बाद आपको सस्पेंडेड पार्टिकल जो है ना वो दिखाई देते हैं थोड़े बहुत, तो वो जो होते हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन। और सस्पेंशन जो है वो ऐसे ही आपको नेकेड आई में सब कुछ जो है वो साफ पार्टिकल अंदर घूमते फिरते नज़र आ रहे होंगे। पानी के अंदर रेत को हल करें, मिक्स करते रहें, आपको सैंड के पार्टिकल छोटे छोटे इधर तैरते हुए नज़र आएंगे, उसको पड़ा रहने दें 1 घंटा 2 घंटे, सारे जो है ना वो पार्टिकल्स चूँकि हैवी होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर से जो है ना वो निकाल दिया जाता है, रेजिड्यू यानी कि जो है ना वो निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब एक चीज़ थी, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाया और इस तरीके से मिलाया कि वो एक ही फेज में आ गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब सैचुरेटेड क्या है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना भी आप मैक्सिमम अमाउंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं, जो भी आपके पास सॉल्वेंट है, हर एक की सॉल्वेबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट में जितना डिज़ोल्व हो सकता है वो सैचुरेटेड है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो 100 ग्राम वाटर ले लिया बाय मैस, 100 ग्राम पानी ले लिया, उसके अंदर आपने चीनी डालते गए, मिक्स करते गए, डालते गए, मिक्स करते गए, डालते गए, मिक्स करते गए। अब आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मिक्स किया, अब आप मज़ीद डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर 10 ग्राम डाल दिए, ठीक है, 10 ग्राम डाल के वो सारी मिक्स हो गई। अब 10 ग्राम के बाद जैसे आप और डालेंगे, उसको जितना मर्ज़ी हिला लें, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, जितना मर्ज़ी हिला लें, वो मज़ीद उसके अंदर हल नहीं होगी,
ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो गई है। सॉल्वेंट कैसे कहते हैं? जिसके अंदर डिजॉल्व किया जाता है, सॉल्यूट जो डिजॉल्व होता है। तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिजॉल्व हो गई है। अब मजीद डिजॉल्व नहीं हो सकती उसके अंदर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, अब नहीं। तो ये जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये फुल भर गए हैं, कोई पार्टिकल खाली नहीं रह गया, हर एक ने अपनी स्पेस पूरी कर दी हुई है, ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्या है कि आपने 100 ग्राम बाय मैस वाटर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आपने 1 ग्राम शुगर डाल दी, उसको मिक्स कर दिया। अभी पहले हमने जब सैचुरेटेड बनाया तो 100 ग्राम पानी के अंदर जो है वो 10 ग्राम हमने जो है ना वो शुगर डाली थी। अब 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर सिर्फ आपने 1 ग्राम शुगर डाली है, ये अनसैचुरेटेड है। अब उसको मिक्स करें, अभी और मज़ीद जो है इसमें हल हो सकती है, तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। अभी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की फर्दर कुछ मिकदार हल हो सकती है, ये अनसैचुरेटेड होता है। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है कि आपने जो है वो नीचे आग जला दी, गर्म कर दिया, उसको डालते गए, डिज़ोल्व करते गए, डालते गए, जब 10 तक आया, जब आपने अभी 1 ग्राम ही डाली थी, ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड था। मिक्स करते गए 10 ग्राम तक आ गई तो सुपर सैचुरेटेड हो गई। आप नीचे हीट कर दिया, अब तो मज़ीद डिज़ोल्व ही नहीं हो रही, अब वो उसको भी हीट करने से शुगर अपने डिज़ोल्व करना शुरू कर देंगे। शुगर डालते जाएँ, डिज़ोल्व करते जाएँ, शुगर डालते जाएँ, डिज़ोल्व करते जाएँ। एक ऐसा वक्त आएगा कि फर्दर मोर वो टेम्परेचर चेंज करने से भी जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं होगी, तो ये जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का क्या असर होता है? असल में सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं करना, एक खास टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो जाती है वो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन हर एक का अपना हिसाब होता है। कुछ की टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है, कुछ की कोई चेंज नहीं होता। अगर आप चीनी लेते हैं पानी के अंदर, अगर आप हॉट वाटर लेते हैं, हॉट वाटर के अंदर शुगर, जैसे आप पानी को गर्म करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डिजॉल्व होती जाएगी उसके अंदर, और डालते जाएंगे और डिजॉल्व, और डालते जाएंगे और डिजॉल्व होती जाएगी, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। लेकिन यही सॉल्ट की बात आ जाए तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में भी, ठीक है, उसका टेम्परेचर के साथ कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो ठंडे और गर्म पानी में तकरीबन थोड़ा सा फर्क बढ़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। शुगर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कुछ की बहुत बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है, कुछ की कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ठंडे पानी में ज़्यादा है, गर्म पानी में कम है। तो टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटीज़ जो है उसके ऊपर इफेक्ट आता है और वो भी चेंज होती हैं। उसके लिए आप ये ग्राफ देखें, मिसाल के तौर पर KI पोटेशियम आयोडाइड, ये देखें टेम्परेचर चेंज करने से कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। यहाँ पे देखें NaNO3 टेम्परेचर चेंज करने से बड़ी तेज़ी से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे देखें KNO3, इसी तरीके से HCl की देखें, ये सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ऐसे ही ये देखें SO2 की देखें, ये ठंडे पानी में ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है, गर्म में कम हो रहा है। इसी तरीके से NH3 भी कम हो रहा है। ये NaCl है जो आम खाने का नमक होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसकी सॉल्युबिलिटी में बहुत थोड़ा सा फर्क, हल्की सी स्लाइड अप ऊपर की तरफ जा रही होती है। सो सॉल्युबिलिटी जो है इसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर जो है वो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है, कुछ की बढ़ जाती हैं और कुछ की सॉल्युबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है चैप्टर हमने आज के लेक्चर में ख़त्म किया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अगर आप बोर्ड के वेटेज के हिसाब से देखें तो उसमें काफ़ी मार्क्स का पेपर आता है। बोहर और दूसरे एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और ये सारा, और वो बड़ी डिटेल में इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। तो वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, पूछें, कोई टॉपिक दोबारा करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं। मैं उसकी और अलहदा से थोड़ी छोटी एक वीडियो बना के वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में पूछें। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कोशिश होगी कि इसकी एक्सरसाइजेज भी मैं साथ साथ करवाऊँ। थैंक यू वेरी मच।